Hello friends, good evening. I hope you all are doing good and your preparation for the prelims is also going very well. So today we are starting with lecture number 2 of question paper 2023 and overall this is lecture number 11. ठीक है, बट दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन पेपर 2023 का एक लेक्चर पहले आ चुका है. प्लीज़ अगर नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए. सो सिट विद पेन एंड पेपर एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर विद मी. सो क्वेश्चन नंबर 21 आपको वही करना है कि यू हैव टू पॉज द वीडियो फॉर 10 सेकेंड्स एंड थिंक इफ यू वर इन द एग्जामिनेशन हॉल then which of the options you would have marked correctly, then see how I am marking these answers. ठीक है. So first question number 21, interest income from the deposits in InvITs distributed to their investors is exempted from tax but dividends is taxable. See, note, make a note. Whenever two or more facts given in a statement, means in a single statement two or more facts are given, check whether facts have been reversed. Check whether facts have been reversed. Many times what UPSC does, it reverses the facts. To make the statement incorrect, and same thing it has done here. It is saying interest income from the deposits in InvITs is exempted from tax but dividend is taxable. It is just saying opposite. Because what happens, interest rate जो है, जो interest income जो होगी वो taxable है. ठीक है, वो taxable है. जो dividend है वो exempted है. ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी. अगर आपको इतना सही पता होता ना, इस सेकंड वाला नहीं भी पता होता, हालांकि सेकंड वाला ठीक है, तो भी आप देखोगे कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. सिर्फ एक ही में ऐसा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. तो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्कोर बाय 30 to 40 मार्क्स, जो मैं बोलता हूँ. ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 2. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. See, अब क्या ट्रिक बताई थी आपको इसके लिए? Loose language, and whenever language is loose, it is giving us scope. Scope is very high here. To make the statement correct. इतनी सारी पूरी वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक्स हैं हमारी, किसी न किसी ने तो इंटरेस्ट रेट हाइक किया होगा ना, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ठीक हमारा. ठीक है, स्टेटमेंट हो जाएगा ठीक. नाउ सेंट्रल बैंक्स जनरली एज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइजेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स टू. देखो वो क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक के पास एबिलिटी होती है कि जो इन्फ्लेशन है उसको वो टारगेट कर सकते हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए होती है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए. यही बात ये बोल रहा है. और वर्ल्ड ओवर मैनी सेंट्रल बैंक्स एनहेंस द इंटरेस्ट रेट. ठीक है, क्यों किया? क्योंकि उनके पास इन्फ्लेशन को टारगेट करने की पावर है. तो बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 1. ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट नंबर 1. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23. Carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. देखो कार्बन मार्केट क्या होती है? कार्बन ट्रेडिंग आपने सुना होगा. कार्बन ट्रेडिंग, देखो टेक द एग्जांपल ऑफ एनी कंपनी ए एंड सपोज इट इज थर्मल पावर प्लांट कंपनी. ओके, and government has said कि okay you cannot emit more than 1000 units of CO2. ठीक है, और we can say CO2 equivalents. You cannot emit more than 1000 of CO2 in a year, suppose in a year. ठीक है, what सो इसको उसने क्या किया, इसका कोटा दे दिया 1000 CO2 का, CO2 यूनिट्स के, इससे ज़्यादा आप एमिट नहीं कर सकते. ठीक है,
बट दिस कंपनी इफ़ वांट्स टू सर्वाइव, और इसको 1500 यूनिट्स इमिट करने हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसको 500 यूनिट कहीं से लेने पड़ेंगे, 500 यूनिट CO2 के कहीं से खरीदने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो हमसे खरीद सकते हो, आप इतना फ्री है, उसके बाद खरीदोगे तो आप हमसे, मान लो उसने कह दिया कि 1000 रुपये पर यूनिट खरीद सकते हो। अब ये 500 क्या करेगा, 500 यूनिट को खरीदेगा गवर्नमेंट से 1000 रुपये, तो गवर्नमेंट को कितने रुपए देगा, इतने रुपए देगा, ठीक है, 5 लाख की गवर्नमेंट को देगा। तो अब इससे क्या हुआ, इसका काम भी हो गया और गवर्नमेंट के पास पैसा भी पहुंच गया, और गवर्नमेंट इस पैसे को खर्च कर सकती है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ठीक है। और जब कोई चीज़ फ्री ना होके पेड हो जाती है तो उसका खर्चा भी आदमी बहुत सोच समझ के करता है। अगर बिजली फ्री है तो आप ऐसे ही मतलब खर्च करोगे बिना सोचे हुए, सारे पंखे बल्ब जलते हुए छोड़ दिए मान लो। अब क्या है कि जब ये कंपनी को पता है कि मेरे को एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे, तो दे विल यूज़ दी मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी सो दैट दे कैन डू देयर वर्क विद इन देयर अलॉटेड कोटा ऑफ 1000 यूनिट्स, ताकि उन्हें और ना खरीदना पड़े बाहर से, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये होती है कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। येस, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। देखो यही तो हुआ ना कि प्राइवेट कंपनी का पैसा गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफर हो गया, तो ये भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट वी हैव टू सी वेदर द स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, ठीक है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट है, क्या वो मेन रीज़न है स्टेटमेंट 1 को ठीक होने के लिए? नो, ये बात तो ठीक है कि भाई कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर करती हैं रिसोर्स प्राइवेट टू स्टेट, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज कार्बन मार्केट का ये रीज़न नहीं है, ठीक है, ये इसका रीज़न नहीं है। तो इंडिविजुअली दे आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं होता तो भी कार्बन मार्केट वॉज वन ऑफ द वाइड स्प्रेड टूल्स टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, सॉरी फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो भी ये होता। तो क्या है कि इसमें दोनों ठीक हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। देखो व्हेन एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना, तो आपको ये देखना है क्या स्टेटमेंट 2 के कारण स्टेटमेंट 1 ठीक हो रहा है, क्या स्टेटमेंट 2 के कारण स्टेटमेंट 1 ठीक हो रहा है? ऐसा नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड स्टरलाइजेशन। देखो स्टरलाइजेशन अभी क्या स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक का पार्ट है। तो स्टरलाइजेशन आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए FDI आता है इंडिया में, $100 का FDI आ गया, $100 का FDI आया। जब $100 का FDI आएगा तो इन्वेस्टमेंट तो जो है डॉलर में नहीं हो सकता ना इंडिया में, यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन द लोकल करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज़ रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ में करोगे। तो क्या होगा, अगर मान लो कि $1 जो है 90 रुपीज़ का मान लेते हैं हम, ठीक है। सो यू आर इन्वेस्टिंग सम दिस मच अमाउंट, ठीक है। सो व्हाट यू आर डूइंग, रुपी का जो लिक्विडिटी है, मतलब रुपी जो करेंसी है रुपी, वो बढ़ जाएगी हमारे इकोनॉमी में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मनी आ गया, एक्स्ट्रा करेंसी आ गई। जब एक्स्ट्रा करेंसी आ जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। तो ये तो ठीक नहीं होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा FDI के कारण। तो RBI क्या करेगी, RBI विल सक दिस एक्स्ट्रा करेंसी, RBI विल सक दिस एक्स्ट्रा रुपी। तो उसके लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को RBI सेल कर देगी मार्केट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब सेल करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी तो उसको पैसा मिलेगा। मान लो बैंक है, बैंक खरीदेगी तो बैंक उसे RBI को पैसा देगी। जब RBI को बैंक पैसा देगी तो क्या होगा, पैसा मार्केट में कम हो जाएगा, ठीक है। पैसा मार्केट में कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, डाउन चला जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं स्टरलाइजेशन। और ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है इसे। तो ये हो गया कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक क्या है कि मैंने समझा दिया आपको एक बार, कि अगर पता ना हो तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ बीच बीच में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स। सी 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर देयर, यू नो, एक होती है
कैपिटल मार्केट, एक होती है, एक कौन सी होती है, एक होती है कैपिटल मार्केट, दूसरी कौन सी होती है, एक होती है मनी मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे जो पैसे का लेन देन होता है इट इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर एंड इट इज़ फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर प्लस होती है कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है इसमें से कौन सा कैपिटल मार्केट है, मतलब कौन सा 1 ईयर से ज़्यादा टर्म जिसका रहेगा। तो ट्रीजरी हमेशा लेस देन 365 डेज होती है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉल मनी ये तो शॉर्ट टर्म होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट दे आर लॉन्ग टर्म, सो दे आर कैपिटल मार्केट, सो ओनली 2 विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी is correct. Option number B is correct. Okay, coming to the question number 26, small farmers large field. See, this question you can solve by bird decoding method. Bird decoding method पढ़ाया ना आपको, bird decoding method. Just read the statement, bird decoding method. ठीक हो, small farmer large field. If you think it is something like that कि many small farmers are there and they are coming together and they are putting their small fields together and they are creating some large fields. So many small farmers will be there, many small or marginal farmers will be there. They will put all their lands together, okay, and they will create a large farm, somewhere like that. Now we'll see which of the given statements is closer to this concept that we have decoded. Resettlement of large number of people uprooted from their countries due to war by giving them a large cultivable land which they cultivate. large cultivable land हमें दिया नहीं है उनको, ये तो छोटे छोटे लैंड की बात हो रही है, इसे मिला के बड़ा लैंड किया जाएगा। Many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operations. ये थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन बाकी देख लेते हैं पहले। Many marginal farmers in an area together make a contract with a corporate body एंड सरेंडर देयर लैंड। भाई सरेंडर थोड़ी ना करते हैं लैंड, ठीक है। सरेंडर की बात यहाँ पे कहाँ से आ गई, ये कैंसिल आउट। अ कंपनी एक्सटेंड्स लोन्स टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर कॉमोडिटी। देखो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स की बात कर रहा है लेकिन लार्ज लैंड की बात कहाँ कर रहा है, लार्ज फील्ड की बात कहाँ कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे वो बात ही नहीं हो रही है, तो ये कैंसिल आउट। ये वाला ठीक हो जाएगा, बी वाला। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये वाला मोस्ट लाइकली करेक्ट है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यही आंसर दे रखा है बी वाला भी यूपीएससी ने ऑफिशियली। क्वेश्चन नंबर 27, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर, ठीक है। एकदम ये स्टैटिक नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। एमएसपी की एक बार क्रॉप्स देख लीजिए, आप 22-23 क्रॉप को जो मिलता है उनका नाम क्या है, उनके एक बार देख लीजिएगा। तो उसमें नाइजर है, ठीक है। नाइजर कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, ये भी ठीक है। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर एज लूज लैंग्वेज, तो ये ठीक हो जाएगा। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया, भाई इतनी सारी ट्राइब्स हैं इंडिया में, कुछ लोग नाइजर सीड को करते होंगे यूज़ अपने कुकिंग ऑयल के लिए, हमको क्या पता, कुछ तो करते होंगे ना, बिल्कुल करते होंगे। तो ये वाला ठीक हो जाएगा हमारा, ये वाला भी ठीक हो जाएगा, तो इसके तीनों के तीनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर the investments in following assets: brand recognition, inventory, intellectual property, mailing list of the clients. How many of the above are considered intangible investments? Again intangible investments यार, just bird decoding, ठीक है। सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ नहीं सकते, लेकिन कॉमन सेंस, भाई कॉमन सेंस विच इज़ नॉट दैट कॉमन, उसको डेवलप कीजिए। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल, इतना तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल? विच यू कैन नॉट टच बाई योर हैंड्स, ठीक है। मीन्स जो फिजिकल असेट्स नहीं है, वो पूछ रहा है कि कौन से इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स है। तो ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड जो होती है वो क्या टेंजिबल है, नहीं है, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल ही पूछ रहा है, तो ये वाला ठीक हो गया। इन्वेंट्री तो भाई जो होती है वो तो टेंजिबल होगी ना, फिजिकली प्रेजेंट होगी ना, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो गया। इन्वेंट्री मतलब समझ रहे हो ना कि स्टॉक में जो आपकी कोई चीज़ पड़ी हुई है वो इन्वेंट्री है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगेन इट इज़ इंटेंजिबल। मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, ईमेल की लिस्ट जो है, ईमेल की जो लिस्ट है आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई, दैट्स इंटेंजिबल, तो ये भी ठीक है। तो ओनली 3 आर करेक्ट, ठीक है, ओनली 3 आर करेक्ट, क्योंकि एक यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29 अगेन स्टैटिक प्योरली स्टैटिक और फिनेंस कमीशन पे क्वेश्चन है जो कि आर्टिकल 280 के अंडर आती है। ये 15th फिनेंस कमीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो 16th फिनेंस कमीशन हमारी आ गई है, प्लीज़ देख के जाइएगा। 16th फिनेंस कमीशन पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। आपको क्या देखना है कि पैरामीटर्स कौन से यूज़ किए हैं उन्होंने हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मीन्स बिटवीन स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से पैरामीटर्स किए हैं और कौन से पैरामीटर का कितना वेटेज है। दे कैन गिव यू द वेटेज, दे कैन गिव यू द पैरामीटर्स एंड आस्क यू टू पुट दैम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन था 15th फिनेंस कमीशन से था और इसका जो मतलब 15th फिनेंस कमीशन पूछ रहा है कि इनमें से कौन से हैं पैरामीटर्स जो यूज़ किए गए हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर था इस वाले का ओनली 3 इसका ऑप्शन था, आंसर था। इसमें जो हमारे ठीक थे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये दिया हुआ था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी था और टैक्स एंड फिजिकल इफर्ट्स भी थे। बाकी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, साइज ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट, ये सारी चीज़ें थी। इसको अब 16 वालों को देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव डज यूनॉप्स सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन शुड फोकस फॉर इस इन्वेस्टमेंट। देखो करंट अफेयर बेस्ड है, प्योरली करंट अफेयर बेस्ड ये था। तो इसमें जो था कि हेल्थ सेक्टर नहीं था, अफोर्डेबल हाउसिंग था, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट था, रिन्यूएबल एनर्जी थी। तो ओनली 3 वर दी आंसर हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, यहाँ से पॉलिटिक्स शुरू हो रही है। इन सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। देखो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ तो नहीं होता है, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ तो था, उसके बाद आर्टिकल 21 के अंडर एक्सपेंशन जब हुआ मनिका गांधी केस में, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया। अगर दोनों सेम होते तो आता ही नहीं ना, तो ये तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो होता है वो रूल ऑफ लॉ होता है भाई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होता है, तो ये अलग चीज़ होती है। फेयर एप्लीकेशन थोड़ा ठीक है, फेयर एप्लीकेशन की लॉ भाई फेयरली यूज होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज द मोस्ट करेक्ट, इट इज़ मोस्ट करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज द मोस्ट करेक्ट। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये वाइडर कॉनोटेशन होती है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस हैज़ द वाइडर कॉनोटेशन, इट टॉक्स अबाउट द फेयरनेस इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इट टॉक्स अबाउट reasonableness of the law. Law should be fair and it should be reasonably used, ठीक है। law should be fairly used, तो it's a wider connotation, so this is the correct answer, natural justice। फिर उसमें ये भी रहता है नेचुरल जस्टिस में कि no one can be judge in his own case, that also shows the fairness, due process of law, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो 31st का ए वाला है, दैट्स मोस्ट करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो ये मैंने आपको पहले ही PYQ में बता दिया था कि जो प्रिजन्स होती हैं, अगर आपने शुरू से देखे होंगे तो यही फ़ायदा होता है PYQs कैसे सॉल्व करने का साथ बैठ के। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि प्रिजन्स जो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं। और सर पैरोल वाला जो एक क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है पहले की वीडियो देख लीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए अगर अब तक नहीं दबाया है, ठीक है। तो देखते हैं, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन, करेक्ट। इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नड बाय प्रिजन्स एक्ट 1894, ये भी ठीक है। विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बिल्कुल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भाई जो है, लॉ एंड ऑर्डर के जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही तो प्रिजन आती है ना, पुलिस प्रिजन, दे आर पार्ट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, तो वो भी उसके अंडर ही आती है, ठीक है। तो दोनों करेक्ट हैं। और अब देखना है कि इज द सेकंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नड बाय प्रिजन्स एक्ट 1894 विच पुट्स द प्रिजन्स अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यही कारण है कि प्रिजन्स आर मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे कैन मेक देयर ओन लॉज ऑन द प्रिजन्स। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ये पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि सेकंड वाला है ना जो ये कॉज है स्टेट और ये है इफेक्ट, तो ठीक है, कॉज इफेक्ट वाला हो गया, इसको आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज फॉर द स्टेटमेंट नंबर 1, दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट नंबर 1। so this is how you have to
सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका अपना हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 32 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई अगेन पी वाई क्यू रिपीटेड अगेन हियर, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट, सो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। यही बोल रहा है कि चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट डिटरमिन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द for the making of necessary laws, enables the creation of political offices, it defines and limits the powers of the government. Yes, this is the correct answer, ठीक है। तो this is how we need to study, we need to analyze the PYQs because repetition is also happening here, ठीक है। repetition is also happening here. Now question number 34, this question number 34 this has been deleted by the UPSC, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था क्वेश्चन को लेके, दो आंसर इसके बन रहे थे इसलिए डिलीटेड, dropped by the UPSC. Now question number 35, consider the following organizations bodies in India and it is saying how many of the above are constitutional bodies. देखो ये थोड़ा करंट अफेयर से लिंक भी था क्योंकि उस समय जो NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल नंबर 338B, ठीक है। NHRC इट्स स्टैट्यूटरी नेशनल लॉ कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, दीज आर स्टैट्यूटरी। देखो एक चीज़ समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, विच आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक आर्टिकल नंबर विल बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ made under or created or established under law. Then what are executive bodies created by order or notification of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कैबिनेट, जस्ट क्रिएटेड बाय कैबिनेट एक मतलब अप्रूव करेगी उनको और एक नोटिफिकेशन निकलेगा और दैट्स इट। कोई लॉ वगैरह इनके लिए नहीं चाहिए और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए एक अलग से आर्टिकल चाहिए। जैसे कि नीति आयोग हो गया, नीति आयोग ना तो किसी लॉ के अंडर बनी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमारी कैसे कौन सी हो गई, UPSC हो गई, ठीक है, फिनेंस कमीशन हो गई क्योंकि ये आर्टिकल्स के अंडर है। UPSC 315 के अंडर हो गई, फिनेंस कमीशन 280 के अंडर हो गई ऐसे। और स्टैट्यूटरी जो लॉ के अंडर बनी है, NHRC हो गई हमारी, जैसे कि NHRC क्योंकि NHRC एक्ट के अंडर है, तो इस तरीके से ये हो गई लीगल मतलब स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ये पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सिर्फ NCBC इनमें से है, तो ओनली वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट एंड A इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली वन। Now coming to the question number 36, consider the following statement, प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। लक्ष्मीकांत से पढ़ के होगा सीधा ये क्वेश्चन। इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल द एक्ट्स डन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफिसर ऑफिस प्रेसिडेंट बिफोर द डेट इनवैलिड। नो, वो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट मतलब इलेक्ट हो गया, अब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में किसी कारणवश उनके इलेक्शन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, तो अब तक मान लो उन्होंने जो भी एक्शंस लिए हैं वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं, वो इनवैलिड नहीं होंगे। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू बी टेक प्लेस। नो। व्हेन a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes time limit। नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है भाई। प्रेसिडेंट तो लेके अपने टेबल पर डाल सकते हैं और कोई एक्शन ही ना ले, दैट्स कॉल्ड दी पॉकेट वेटो, टाइम लिमिट ही नहीं है। लेकिन यूएस में टाइम लिमिट है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि द पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ डीपर देन द पॉकेट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये भी गलत है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नन, कोई सा ठीक नहीं है भाई, सारे गलत हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू दी फिनेंस बिल एंड मनी बिल, भाई इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगर ये बात आप कहीं पूछोगे तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स विल गेट कन्फ्यूज इन इट। सी फिनेंस बिल, प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज दिस फिनेंस बिल विद द फिनेंशियल बिल। देखो फिनेंस बिल जो होता है ना, फिनेंस बिल
इस पार्ट ऑफ द बजट, ये बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 110। तो इट इज़ मैंडेटरी या मनी बिल, ठीक है, ये मनी बिल है। और एक होता है फिनेंशियल बिल, एक होता है फिनेंशियल बिल, वो आपने पढ़ा हुआ लक्ष्मीकांत में, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2, दे आर अंडर आर्टिकल नंबर 117। तो इनमें क्या है कि इनमें जॉइंट सेटिंग भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, यहाँ पे जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल में कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब भी फाइनेंस बिल आए आप उसको बजट मान लीजिएगा, सीधे मनी बिल मान लीजिए। फाइनेंशियल बिल आए तो वहाँ पे फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2, तो वो ठीक है, वो ऑर्डिनरी बिल्स की तरह होते हैं, बस थोड़े से उनमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स द फाइनेंस बिल की बात कर रहा है तो मनी बिल की बात कर रहा है। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल दैट्स मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट, नो, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड द फाइनेंस बिल दैट्स मनी बिल, ठीक है, तो ये गलत। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendations, true, it can only make recommendations। लेकिन अब क्या है, लोकसभा उसे एक्सेप्ट करे रिकमेंडेशन को या ना करे, वो उसके ऊपर है। इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सेटिंग फॉर द मनी बिल, यस, मनी बिल पे कोई जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं है, बट ए जॉइंट सेटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। नो नो, फाइनेंस बिल पे भी नहीं है, क्यों? क्योंकि फाइनेंस बिल जो है, फाइनेंस बिल जो है, यस सॉरी, but a joint sitting becomes necessary for the finance bill, yes, it becomes mandatory for the finance bill, it becomes mandatory for the finance bill, why? Because it is this finance bill, यहाँ पे joint sitting है, financial bill नहीं बोल रहा है, ठीक है। but a joint sitting becomes, एक मिनट again let's read this statement, थर्ड वाला फिर से, in case of the disagreement between लोकसभा एंड राज्यसभा, there is no joint sitting for the money bill, true, मनी बिल पे तो कोई भी joint sitting नहीं होती है, but a joint sitting becomes necessary for the finance bill। finance bill क्या है, ये है finance bill is also the money bill। तो मनी बिल के लिए ये नेसेसरी होती है क्या? इट becomes necessary for the finance bill, no, ठीक है, it is not necessary for the finance bill also, it is not necessary for the finance bill, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, इसमें कन्फ्यूजन हो गया था। इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल। अब मनी बिल क्या है, ये है अपना फाइनेंस बिल। तो अब क्या है कि मनी बिल 110 मतलब बजट पे अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो क्या जॉइंट सिटिंग अलाउड है? ये क्या बोल रहा है, देयर इज़ नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, यस, ये बात ठीक है, नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, ये बात ठीक है, नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल, अब फाइनेंस बिल क्या है, फाइनेंस बिल भी मनी बिल है। अब कह रहा है कि इस पर क्या है कि इस पर मैंडेटरी हो जाती है, तो भाई इस पर भी मैंडेटरी नहीं होती है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। तो हमारा कितना ठीक है, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, फाइनेंस बिल, और यहाँ पे भी मनी बिल की बात की है, और यहाँ पे भी इसने फाइनेंस बिल की बात की, ठीक है। तो हमारा सिर्फ एक ठीक है, ओनली वन इज़ करेक्ट, ठीक है, ओनली वन इज़ करेक्ट, ठीक है। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 38 को एक बार देखते हैं। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, वंस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, देखो कम्युनिटी रिजर्व को पता होना चाहिए, कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व। सो दीज आर द रिजर्व्ड एरियाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, बट दे आर मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी, इसलिए उसमें कम्युनिटी आ रहा है, लोकल कम्युनिटी। अब देखो लोकल कम्युनिटी कैसे होती है, एक क्या किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है इसकी मैनेजमेंट के लिए, उस कमेटी में लोकल्स भी रहते हैं, ठीक है, तो लोकल्स विल हेल्प मैनेज दीज कम्युनिटी रिजर्व्स, इज अ काइंड ऑफ जॉइंट कंजर्वेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी, नो, as I told, it is governed by the local committee, ठीक है। तभी तो कम्युनिटी का कंसेप्ट आएगा ना, कम्युनिटी रिजर्व, जब लोकलाइट्स जो होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन अ सच एरिया, ट्रू, अगर हंटिंग अलाउ कर दोगे तो प्रोटेक्टेड का मतलब ही क्या हो जाएगा, फिर तो रिजर्व का मतलब ही क्या है, अगर आपने अलाउ कर दी हंटिंग वहाँ पे, तो हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, नॉन टिम्बर, ठीक है, लोग कलेक्ट कर सकते हैं लोकलाइट्स, क्योंकि तभी तो वो पार्टिसिपेट करेंगे ना वहाँ पे,
कुछ उनकी नीड्स पूरी होंगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ विन विन अप्रोच। क्या है कि जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट मिलेगा जब लोकलाइट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लोकलाइट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो उनमें उनके कुछ राइट्स होंगे, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। नहीं भाई, एग्रीकल्चर उसमें अगर आपने अलाउ कर दिया तो प्रोटेक्शन का मतलब ही क्या है। सो एग्रीकल्चर इज़ नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सो ओनली 2 and 3 इज़ करेक्ट। सो हाउ मेनी ऑफ द अब स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 2 आर करेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट, ठीक है। 38. Now coming on the question number 39. With reference to the scheduled areas, in India, consider the following statements. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through order of the president. ठीक है, ठीक है। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, देखो ये पूरा स्टैटिक बेस्ड और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। ये भी ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas. देखो यहाँ पे इसने गेम कर दिया। It is not the chief minister of the state, it is the governor of the state, ठीक है, क्योंकि गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे एरियाज़ को मैनेज करने की, शेड्यूल्ड एरियाज़ को, ठीक है। शेड्यूल्ड एरियाज़ कहाँ पे आते हैं? अंडर शेड्यूल 5th, ठीक है। शेड्यूल्ड एरियाज अंडर शेड्यूल 5th, वहाँ पे गवर्नर बेसिकली प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर्स होती हैं और प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स होते हैं। गवर्नर को ही उन एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके रिपोर्ट देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि यूनियन होम मिनिस्ट्री को, ना कि चीफ मिनिस्टर देगा, गवर्नर देगा, ठीक है यहाँ पे। तो 3rd one इज द करेक्ट। सो हाउ मेनी आर करेक्ट? ओनली 2 आर करेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट, ओके। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40. Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 16(4) in the Constitution of India would be limited by Article number 335. एकदम ठीक है। 335 is about the efficiency। देखो क्या क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, बोला है कि भाई आप जब किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देंगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा उस रिजर्वेशन के वजह से कहीं जो हमारी एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो इम्पैक्ट नहीं हो रही है, और हो रही है तो कितनी हो रही है। ये चीज़ आर्टिकल 335 के अंडर दी हुई है, इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। मेंस में भी बहुत ही काम की चीज़ है। योर रिजर्वेशन शुड बी सच दैट इट शुड नॉट इफेक्ट द इफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यही ये बोल रहा है कि लिमिटेड बाय द आर्टिकल 335 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सी नाउ अर्लियर आई हैड टोल्ड द ट्रिक that Constitution of India does not define. Constitution of India does not define. In most of the cases, Constitution of India does not define. It only mentions. So it has mentioned the efficiency, but it is not defined कि what is the efficiency. So second one is incorrect. देखो अगर आप सिर्फ इतना ही यहाँ पे कॉमन सेंस लगा लेते ना कि सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है तो भी आप इसे सॉल्व कर लेते, क्योंकि एक ऐसा ही सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जहाँ पे सेकंड, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सेकंड वाला इनकरेक्ट है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, ओके। सो आज यहाँ पे रोकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेशन कैसा था, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और आई विल रिप्लाई, ओके। सो मिलते हैं कल को फिर से 8:30 बजे शाम को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।